इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े। कूलॉम्स लॉ एक दो नंबर की भी हुआ था। बेसिकली हम लोग को समझना है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार आओ देखिए। हम लोग पढ़े थे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल लेंगे तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होगा जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर के रीजन को इंफिनिटी बोला जाता है। यानी कि इस चार्ज पार्टिकल का फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर लगभग नेग्लिजिबल होता है। यानी कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी काम करेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही काम करेगा। पोटेंशियल के बारे में हम लोग पढ़े थे कि इट्स एन अमाउंट ऑफ वर्क डन। पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो ये पॉइंट ए है, तो इंफिनिटी से +1 कूलम चार्ज या 1 माइक्रो कूलम चार्ज जो लोग लेंगे यूनिट वैल्यू होना चाहिए। 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन होगा वो उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा। यानी कि पोटेंशियल का याद कीजिए फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज या W बाय Q। तो पोटेंशियल के बारे में पढ़े थे कि इंफिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में सपोज कीजिए कि वर्क डन हुआ 10 जूल। तो 10 जूल होने का मतलब हुआ कि पोटेंशियल एट ए हम लोग लिखेंगे 10 जूल बाय 1 कूलम यानी कि 10 वोल्ट। इस पी पॉइंट का पोटेंशियल बोला जाएगा क्या? 10 वोल्ट। पोटेंशियल को हम लोग कोरिलेट करते थे किससे? वर्क डन। पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। व्हेन इट बिकम्स वर्क डन व्हेन चार्ज इज टेकन यूनिट। तो 1 कूलम लेंगे तो पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन के बराबर हो जाएगा। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट 10 वोल्ट है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स का क्या मतलब हुआ? 10 वोल्ट पी पॉइंट का पोटेंशियल यदि आपसे कहा जाए 10 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ कि 10 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 1 कूलम चार्ज फ्रॉम a given point A which is inside the electric field। अब आपको उसी तरह दे दे कि मान लो बी पॉइंट का पोटेंशियल आपको 25 वोल्ट है, तो इसका मतलब हुआ कि इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को +1 कूलम चार्ज को यदि ले जाए इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट बी तक, तो बी तक ले जाने में वर्क डन कितना हुआ? यदि बी पॉइंट का पोटेंशियल 25 वोल्ट है तो इंफिनिटी से 1 कूलम चार्ज को ले जाने में 25 वोल्ट वर्क डन करना पड़ेगा। सही है? इंफिनिटी से बी पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना? 25 जूल। अब इसमें एक चीज ये भी हम लोग पढ़े थे कि यदि हम लोग 1 कूलम यूनिट कूलम चार्ज को ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट क्यू है और यहाँ पर आप ले गए 10 कूलम चार्ज और वर्क डन हुआ 200 जूल। इंफिनिटी से 10 कूलम चार्ज को कहां ले गए? पॉइंट पी पर, तो वर्क डन हुआ कितना? 200 जूल। इसका मतलब हुआ कि हम लोग पोटेंशियल एट क्यू जब निकालेंगे तो 1 कूलम चार्ज के लिए निकालेंगे,
यदि 10 कूलम को ले जाने में 200 जूल वर्क डन हो रहा है तो 1 कूलम को ले जाने में कितना वर्क डन होगा? 10 जूल। 200 बाई 10। तो पोटेंशियल एट क्यू हम लोग क्या लिखेंगे? तो वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन 200 और चार्ज 10 कूलम ले गए हैं यानी 20, यानी कि पोटेंशियल एट क्यू कितना लिखेंगे? 20। आ रही बात समझ में? या ऐसे भी इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि इफ पोटेंशियल एट क्यू इज 20 वोल्ट, इट मींस if we bring 1 coulomb charge from infinity to that point, 10 joule of energy or work done is required. 1 कूलम चार्ज को यदि हम इंफिनिटी से क्यू पॉइंट तक ले जाए तो 20 वोल्ट का मतलब हुआ 20 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। That's why potential at Q is 20 वोल्ट। दूसरी बात हम लोग पढ़े थे कि मान लेते हैं कि इसी में 2 पॉइंट है ए और बी। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या पढ़े थे? पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज करो 2 पॉइंट है पी एंड क्यू। अब पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन बोलता था क्या कि इट्स आल्सो एन अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये भी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है? तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है। लेकिन इसमें वर्क डन कहां से कहां तक करना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी 2 पॉइंट के बीच, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन हुआ वो अमाउंट ऑफ वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यों माना जाएगा। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कहो या वोल्टेज कहो, इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लेते हैं +1 कूलम चार्ज को आप ले गए कहां से कहां, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट पी से क्यू तक ले गए और यदि आपको यहां वर्क डन करना पड़ा 15 जूल, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस का भी हम लोग फॉर्मूला वर्क डन बाई चार्ज ही लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू हम लोग लिखेंगे 15 जूल बाई 1 कूलम यानी कि 15 वोल्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि पी और क्यू पॉइंट के बीच यदि 1 कूलम चार्ज को ले जाना पड़े तो क्यू पॉइंट जो चार्ज दिया गया है, जिस चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, वो पॉइंट क्यू देखिए इसके करीब है, पी पॉइंट दूर है, यानी कि आपको ले जाना होगा यदि 1 कूलम चार्ज को पी से क्यू तक, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगातार बढ़ता जाएगा यानी कि आपको कुछ लगाना भी पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। कुल मिलाकर के वर्क डन सपोज कीजिए 15 जूल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट पी क्यू हम लोग बोलेंगे 15 जूल बाई 1 कूलम यानी कि 15 वोल्ट। अब ये पॉइंट अब जरूरी नहीं था कि आप +1 कूलम चार्ज ही ले गए। आपको मान करो कि यहाँ पर 5 कूलम चार्ज ले जाना है और वर्क डन हो गया 75 जूल, तब भी आप लिख सकते हैं क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू वर्क डन 75 जूल और चार्ज कितना ले गए 5 कूलम 15 वोल्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि 5 कूलम चार्ज को पॉइंट पी से क्यू तक ले गए तो वर्क डन कितना हो रहा है 75 जूल। यानी कि 1 कूलम चार्ज को ले जाएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? अच्छा सर नहीं, ये 5 कूलम को ले गए तो 75 जूल वर्क डन का, 1 कूलम को ले जाएंगे तो 75 बाई 5 यूनिट मीटर आता है, लगाओ 15 है। यानी कि P और Q पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना 15 जूल। अब ये 5 कूलम चार्ज को कौन ले गया? आप ले गए। यहाँ पर 5 कूलम चार्ज को कौन ले गया? आप ले गए।
तो ये मूविंग चार्ज, ये जो हम लोग 5 कूलम चार्ज को प्लस 5 कूलम चार्ज को ले जा रहे हैं, यदि यहीं पर रहता कोई नेगेटिव चार्ज वैल्यू 5 कूलम का नेगेटिव चार्ज होता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, ये खुद ब खुद अट्रैक्ट होता हुआ चला जाता कहां पर, टीसे के ऊपर। तब भी वर्क डन कितना होता, 75 जूल होता। लेकिन वर्क डन करने वाला सब्जेक्ट बदल गया, प्लस कूलम 5 कूलम को ले जाना था तो हम लोग ले गए अपने खुद उठाकर एक्सटर्नल। लेकिन यहां पर यदि -5 कूलम चार्ज हो तो नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड जनरेट होगा है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा। अब ये वर्क डन कौन करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करेगा। समझ में आ रही बात। तो डेफिनेशन हम लोग अपने रेफरेंस में देते हैं और समझना होता है कि वर्क डन एक्चुअली कर कौन रहा है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। करंट के बारे में हम लोग पढ़े थे कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज कैरियर है कौन यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज का ही चार्ज के रूप में फ्लो होता है। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में स्टैटिक होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल है, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं। और चार्ज का मूविंग चार्ज के रूप में कौन सा पार्टिकल दिखाई पड़ेगा, तो आपको इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। तो अब मान लिया जाए कि हम लोग दो पार्टिकल ले लें, पॉजिटिवली चार्ज है और ये एक सब्सटेंस नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि हम लोग मान के चलेंगे कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो हाई पोटेंशियल है, तो हाई पोटेंशियल पर माना जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जो है वो लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल का मतलब ये आपको नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल और पॉजिटिव को हाई पोटेंशियल। कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई टू, यदि इन दोनों को कंडक्टर से जोड़ दें तो करंट का डायरेक्शन हम लोग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन, ये सब्सटेंस या बॉडी डी, इसका नाम दे दें हम, का नाम दे दिया जाए ए पॉजिटिवली चार्ज है, कारण कि इसमें नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन कम है और प्रोटॉन ज्यादा है। बी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और प्रोटॉन कम है, दैट्स व्हाई बी इज नेगेटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन मूविंग चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है और इसको यदि हम कंडक्टर से जोड़ दें तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे किधर, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो क्या है, कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या लिया जाता है, प्लस। क्योंकि शुरुआत में लोग ये समझते थे कि पॉजिटिव चार्जेस का ही फ्लो इलेक्ट्रिक करंट है, लेकिन बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअली फ्लो होता है। तो रिलेटिव मोशन देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फ्लो यदि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मानेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो हाई टू लो लिया जाए। वो अभी भी ये कंसेप्ट अभी भी चल रहा है और आपको भी इसी तरह हम लोगों को ये रखना पड़ेगा कि करंट का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव। हम करंट के बारे में चलने के पहले अभी इस कंडक्टर में मूविंग करंट यानी मूविंग चार्ज मिला कि नहीं मिला, जब तक इसको नहीं जोड़े थे, कंडक्टर से जोड़े नहीं थे, तब तक इनमें दोनों में स्टैटिक चार्ज। लेकिन जैसे ही करंट इस दोनों सब्सटेंस ए और बी को एक कंडक्टर से जोड़ा गया, ये मूविंग चार्ज मिला। मूविंग चार्ज को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। हम लोग सेल लेते हैं, मान लीजिए कि एक कोई भी सेल ले ले, ड्राई सेल, पेंसिल, रिमोट का जो होता है पेंसिल बैटरी,
ग्रास कैप वाला एंड हम लोग पॉजिटिव और मेटालिक प्लेट वाला एंड को नेगेटिव मानते हैं। इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन में अमोनियम क्लोराइड और जिंक प्लेट के बीच रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं कहां पे, नेगेटिव प्लेट पे। जैसे ही हम लोग वायर से इस दोनों टर्मिनल्स को जोड़ते हैं, ये यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होते हैं नेगेटिव टर्मिनल पर, उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है, ऊपर ट्रैक होना शुरू होते हैं किधर, पॉजिटिव एंड की तरफ। लेकिन कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन हम लोग मानेंगे किधर, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन यानी कि ये लो पोटेंशियल हुआ आपका, लो पोटेंशियल, और ये हाई पोटेंशियल। करंट का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लो पोटेंशियल टू। अब इसमें चार्ज, मूविंग चार्ज एक्सटर्नल सर्किट में जिस वायर से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा है, ये एक्सटर्नल सर्किट कहलाता है। इस एक्सटर्नल सर्किट में यदि आप एक एलईडी बल्ब या कोई बल्ब लगा दे, करना शुरू करता है, तो ये करंट का फ्लो इस बल्ब को ग्लो किया। अब इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन हम लोग जब भी दिखाएंगे तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ दिखाएंगे। कुछ कुछ इसी तरह से यदि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो, यानी कि वोल्टेज नहीं हो, तो करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि दो बकेट है, एक बकेट एम्प्टी है और दूसरा पानी से भरा हुआ है। पानी से यदि भरा हुआ है तो इस बकेट को जब तक हम कनेक्ट नहीं करते हैं, तो बकेट ए में सपोज करो पानी का लेवल ये है, दूसरा बकेट बी है, ये एम्प्टी है। जब तक हम इसको इंटरकनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब तक ये स्टेगनेंट वाटर में, इसमें बॉडीज वाटर में मूवमेंट है नहीं है। लेकिन जैसे ही एक पाइप के थ्रू इसको इंटरकनेक्ट कर दे, इसमें रनिंग वाटर या मूविंग वाटर मिलेगा कि नहीं, ये करंट ऑफ वाटर। तो करंट ऑफ वाटर का मेन रीजन क्या है, तो यहाँ पर सरफेस वाटर लेवल का डिफरेंस है। ये सरफेस लेवल वाटर का हाई है, इसमें लो है। वाटर ऑलवेज गोज फ्रॉम हाई सरफेस लेवल टू लो सरफेस लेवल ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसी तरह से ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। तो करंट का फ्लो हम लोग हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ये वाटर, रनिंग वाटर यानी करंट ऑफ वाटर, और ये करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का है। करंट ऑफ वाटर हाई सरफेस लेवल से लो सरफेस लेवल, हाई सरफेस लेवल टू लो सरफेस लेवल की तरफ होता है। उसी तरह आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि एयर ब्लोइंग एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर मान लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर पर हाई, ये रीजन ए है और ये रीजन बी है। कोई दो सिटीज है या दो लोकेशन हमने ले लिया, ए और बी। ए का टेम्परेचर ज्यादा है और बी का टेम्परेचर लो टेम्परेचर। जहां लो टेम्परेचर होगा वहां हवा ठंडी होगी और प्रेशर हाई होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा हाई प्रेशर। ये बी हो गया हाई प्रेशर जोन, जबकि ए हो जाएगा आपका लो प्रेशर जोन। अब इस जगह की हवा बी की प्रेशर, बी जोन, बी का एयर ठंडी है, भारी है, इसलिए यहाँ पर प्रेशर, जहां लो टेम्परेचर होता है वहां हाई प्रेशर जनरेट होता है और जहां हाई टेम्परेचर होता है वहां लो प्रेशर होता है। हवाएं सी ब्रिज और लैंड ब्रिज हम लोग पढ़ चुके हैं।
तो ये हवाएं मूव करेंगी किधर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ब्लोइंग विंड का डायरेक्शन हमेशा हाई प्रेशर से। तो बताइए ये ब्लोइंग विंड या करंट ऑफ विंड जो दिख रहा है वो किसके कारण हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस के कारण। यदि ये प्रेशर में डिफरेंस नहीं होता तो फ्लोइंग विंड मिलता क्या, नहीं। यहाँ पर सरफेस लेवल का डिफरेंस नहीं रहता तो फ्लोइंग वाटर मिलता क्या, नहीं। ठीक उसी तरह से पोटेंशियल में यदि डिफरेंस ना हो तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का भी फ्लो पॉसिबल नहीं है। अब ये हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल यानी कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल में सेम पोटेंशियल तो है नहीं। यदि पोटेंशियल सेम होता तो क्या होता, करंट का फ्लो नहीं होता। और यदि पोटेंशियल में दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, तो करंट इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये मूविंग चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट जनरेट तभी होगा जब दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल का डिफरेंस हो या यानी कि वोल्टेज हो। वोल्टेज होगा तो ही करंट फ्लो करेगा। अब मान लीजिए कि इसका पोटेंशियल सपोज करो यहाँ पर 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का मतलब समझ में आया, 200 वोल्ट होने का मतलब समझ में आया क्या, क्या कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर इंफिनिटी से एक कूलम चार्ज को यहां तक लाएंगे तो 200 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। और ये इसका पोटेंशियल सपोज करो कि 20 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट दिया आप दे सकते, यानी कि इस पॉइंट पर इंफिनिटी से यदि लाया जाए तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 20 जूल। हमेशा ख्याल रखें पोटेंशियल को कोरिलेट करेंगे वर्क डन से। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यदि ये दिखाई पड़ता है 200 वोल्ट और 20 वोल्ट का, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कितना हो जाएगा, 200 माइनस 20 यानी कि 180 वोल्ट। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 180 वोल्ट, दोनों पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। दैट्स व्हाई करंट विल फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, बट डायरेक्शन ऑफ करंट is assumed from high potential to low potential। अब ये यदि यहां पर भी 200 वोल्ट होता भाई, तब बताओ ये चार्जेस का फ्लो होता, बिल्कुल नहीं होता, कारण कि पोटेंशियल डिफरेंस स्थिति में क्या हो जाता, जीरो हो जाता। यदि यहां पर हम लोग जो 0 वोल्ट कर दे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इस स्थिति में यहाँ पर 200 वोल्ट का हो जाएगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा मूविंग चार्ज की इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। कम वोल्टेज, अब ये चीज हम लोग पढ़ेंगे किसमें, ओम्स लॉ में। तो ये चार्ज के रूप में फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। भले ही करंट का डायरेक्शन यार हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ लेते हैं, वो कन्वेंशनल करंट में आज कन्वेंशनल करंट के रूप में आज भी लिया जाता है, इसलिए उसको हम लोग एज्यूम कर ही ले, जैसा है उसी तरह एक्सेप्ट कर ले। लेकिन फैक्ट यही है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण, या मान लिया जाए कि आपने एक बल्ब ले, इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग देखते हैं ये बल्ब हो गया, बल्ब में दो टर्मिनल्स होते हैं, स्विच में आप लोग देखे होंगे, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। एक को हमने जोड़ दिया लाइव वायर से और दूसरे को न्यूट्रल वायर से, यानी कि सपोज कीजिए कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जो लाइव में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक मान लो पोल से करंट आ रहा है और इससे एक आया लाइव वायर और दूसरा आया न्यूट्रल वायर। अब इसको जो हम लोग जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस में ये नेगेटिव वाला बटा हुआ, ये करंट आ रहा है ट्रांसफार्मर से, और नेगेटिव टर्मिनल यानी कि इसको जमीन दोज कर दिया जाता है। कहने का मतलब हो गया कि इसको जमीन में गाड़ दिया जाता है
और गॉसियन ट्रांसफार्मर के पास इधर से करंट आया, करंट यानी कि आई आया, फिलामेंट से होता हुआ आया, फिलामेंट में रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस के कारण ये मूविंग चार्जेस जो आते हैं इसमें इस मॉलिक्यूल्स टंगस्टन का यदि मॉलिक्यूल या जिसका कॉलिजन होता है, कॉलिजन के दौरान हीट इमिट होता है, हीट एंड लाइट इमिट होता है और बल्ब ग्लो करता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? तो अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा माना जाता है कि अर्थ इलेक्ट्रॉन का बहुत बड़ा भंडार है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से चले इस कॉइल से पास किए, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इस टंगस्टन के मॉलिक्यूल्स और एटम से इसका कॉलिजन होता है, हीट इवॉल्व हुआ और लेकिन करंट का डायरेक्शन देख हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट का अपोजिट है। आप ऐसा भी मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इसका तो है क्योंकि पहले से चला आ रहा है, तो आज भी उसी रूप में देख या फिर ध्यान में आगे बात ये बात क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो है। तो अब जरा इस बात पे गौर करें कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हम लोग कर चुके, कौन सा? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला। पोटेंशियल डिफरेंस और डिफरेंस बेस पे देख किया जाएगा, पहले इसको समझ लें, दोनों में एक साथ कर लिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलॉम। अब मान लीजिए कि नेट चार्ज ये क्यू को हम लोग, ये क्यू है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यदि किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यदि हम लोग पोटेंशियल अप्लाई किए यहाँ पे और एक पॉजिटिव और नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन यदि मूव कर रहा है यानी कि कितना चार्ज पास किया? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज पास। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन पास किए यानी कि चार्ज का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो तो इसका मतलब चार्ज कितना पास किया? इससे 10 इलेक्ट्रॉन यदि पास करा रहे हो तो क्या यहाँ पर 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ लिखोगे या नहीं लिखोगे? यदि लिखते हैं तो इस 10 को 10⁻⁻⁹ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर 1 घट जाएगा और ये मिट जाएगा, या फिर अलग भी लिख -19 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻18। उसी तरह यदि यहाँ पर 100 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग पास कराते, 100 इलेक्ट्रॉन्स को पास कराएं इस कंडक्टर से, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 100 हुआ तो चार्ज क्या हुआ? तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻17 नेट कूलम चार्ज पास किया। तो भैया यदि n का वैल्यू यहाँ पर 10⁻⁻19 प्लस 19 इलेक्ट्रॉन्स को पास करा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स पास करा दे तो यहाँ पर Q का वैल्यू कितना आएगा? 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि 1.6 कूलम। अरे बात समझ, तो इधर जो वैल्यू 2 या 10 या 100 या 10⁻19 जो लिख रहे हैं वो क्या है? n है। और इधर क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज को यदि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को E से रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो क्या नेट चार्ज n इंटू E के बराबर नहीं होगा? ये फॉर्मूला हुआ चार्ज कैलकुलेट करने, यानी कि नेट चार्ज यदि कैलकुलेट करना है
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन निकाल मल्टीप्लाई करके निकाल दे प्रोडक्ट उतना चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर है। अब देखिए हम लोग आते हैं किस पे, तो इलेक्ट्रिक करंट पे। हम लोग समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज का। करंट के बारे में पहले डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं, करंट किसको कहते हैं, लिखा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग देंगे, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, नोट करना है, नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं, तो कंडक्टर से एक सेकंड में जितना चार्ज पास किया उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाए। तो डेफिनेशन में हम लोग लिखेंगे क्या, अमाउंट ऑफ चार्जेस पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम आप एक सेकंड, एक मिनट, एक घंटा जो लेना है, तो चूंकि ऐसा यूनिट सेकंड है तो सेकंड में ही डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। इट्स एन अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज बोले तो क्यू, पासिंग थ्रू अ कंडक्टर थ्रू अ कंडक्टर in per unit time is called electric current या intensity of is called electric current. Its SI unit is ampere, generally represented by capital letter A. Capital letter A. अब इस फॉर्मूला को याद रखना है, Q इज इक्वल टू N इंटू E। E का वैल्यू कितना, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यार ज्वाइन किए हो तो वहां अपना नाम वगैरह लिखा करो यार, बट फिर मजा नहीं आएगा, पता नहीं चलता है कौन लिखा करो। कम से कम मेरे स्टूडेंट जो है वो तो लिखे। एक तो ऐसे ही क्लास खाली लग रहा है, पता नहीं हवा में पढ़ा रहे हैं, ऊपर से आप लोग का प्रेजेंस कुछ दिखता नहीं है। कीजिए कम से कम उनको पता तो ये तो रहेगा कि हाँ बच्चे हैं मेरे सामने, वर्चुअली सही लेकिन है, नाम वगैरह यस सर नो सर कुछ तो करो। क्या है डेड, इस तरह से डेड क्लास, क्लास तो ऐसे ही डेड है, लाइव क्लास हम सब दिन पढ़ाए हैं। अब इस डेड क्लास में कोई एनर्जी नहीं मिलेगी तो मेरा इंटेंसिटी ऐसे ही खत्म हो, मजाक नहीं कर रहे, फिर मजा नहीं आएगा। पढ़ना है तो कुछ प्रेजेंस दिखना चाहिए, हाँ है, कर रहे हैं, दो चार लोग करते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। वीडियो क्लास में देख लेना है क्या, लग गए दिमाग में, क्या है यहाँ देखो, अपना प्रेजेंस दिखाओ, क्या हम है या नहीं है, स्पष्ट बता दो, मैं क्या चीज, कम से कम मेरे को तो पता चलेगा। दो चार बच्चे करते हैं, बाकी साइलेंट मोड पे रहते।
बढ़िया चीज लेना है हमसे तो मेरे साथ ज्यादा इंटरेक्ट हुई है, आइए अपना प्रेजेंस दिखाइए, हाँ कंफ्यूजन हो पूछिए, तब मजा आएगा। ऐसे तो फिर तो हम सब बंद कर देते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, वीडियो बना के अपलोड कर दे रहे हैं, क्या करें। चलिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को जनरली कैपिटल लेटर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बोल देते हैं क्या, कैपिटल लेटर आई, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू, इसके डेफिनेशन में देखो, एक फिजिकल टर्म आया चार्ज और पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट को यदि आई से रिप्रेजेंट करें तो आई इज इक्वल टू 2 बाई टी। याद रखना हम लोग प्रूव कर चुके हैं क्या, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू की जगह एन इंटू ई बाई टी लिख सकते हैं, चार्ज की जगह एन इंटू ई लिख दिया, क्या प्रॉब्लम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम, या इसको यही लिख दे रहा हूं, इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। यानी ये भी लिख सकते हैं कि चार्ज करंट का ऐसा यूनिट होता है 1 एम्पियर, 1 A इज इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को क्या बोलेंगे, एम्पियर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, कूलम पर सेकेंड। एम्पियर का मतलब क्या हुआ, कूलम पर सेकेंड। फिर इन द ब्लैंक्स में पूछता है कूलम पर सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट, एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, इट्स एन अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन पर यूनिट टाइम, यानी कि करंट जो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर हो जाता है तब जब टाइम हम लोग 1 सेकेंड में, तो टाइम को 1 कर दे तो आई इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा कि नहीं, यानी करंट इज इक्वल टू चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि इंटेंसिटी को रेट ऑफ फ्लोइंग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम से किसी भी चीज को डिवाइड भी कर तो क्या होता है रेट, जैसे पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम, यानी कि रेट ऑफ वर्क डन बोलते थे कि नहीं बोलते, रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। एक्सेलरेशन पढ़ते थे इस अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, टाइम को किससे डिवाइड कर दो रेट निकल जाए, इसको कह सकते हैं रेट ऑफ चार्ज, फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड। तो 1 एम्पियर करंट को यदि हमें लिखना है, डिफाइन करने के लिए आता है कि हाउ विल यू डिफाइन और व्हाट यू डू अंडरस्टैंड बाय 1 एम्पियर चार्ज, तो क्या कहेंगे, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, then intensity of current is said to be 1 एम्पियर। देखिए 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या, इट्स एन अमाउंट ऑफ चार्ज इफ, सॉरी, इफ 1 एम्पियर 1 कूलम of charge is passing through a conductor in 1 second, then intensity of current
is said to be 1 ampere. 1 एम्पियर यानी कि किसी कंडक्टर से यदि 1 कूलम चार्ज 1 सी पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में यदि 1 कूलम चार्ज पास करे तो करंट की इंटेंसिटी बोली जाएगी कितना? 1 एम्पियर. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करंट. क्लियर हुआ? कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जैसे पोटेंशियल पर, और इससे पहले इसी पे करते हैं, फिर पोटेंशियल पे भी कर लिया जाए. मान लो आपको दे दिया गया कि आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, लिखने में टाइम ज्यादा खर्च होगा. एक तो क्वेश्चन पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस पे कर लिया जाए. पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. मान लिया जाए कि क्वेश्चन लिखिए, if 10 joule of energy is required to bring 5 coulomb of charge, if 10 joule of energy is required to bring 5 coulomb of charge from infinity to a given point A in the electric field. Calculate the potential of that point. क्लियर है? आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल है, वर्क डन आपको दिया हुआ है, एनर्जी कितना, तो 10 जूल, और कितना चार्ज आप कैरी कर रहे हो, तो 5 कूलम. तो पोटेंशियल यदि निकालना है E एट ए, तो वर्क डन बाय चार्ज यानी कि 10/5, 2 वोल्ट. 2 वोल्ट. क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि इफ potential at a given point in the electric field is 50 volt, if potential at a point in the electric field, point A ले लो या B ले लो, if potential at a point P in the electric field is 50 volt, then calculate the work done required to bring 2 coulomb of charge from infinity, 2 coulomb of charge from infinity to a given point P. इसमें वर्क डन दिया आपको कितना, सॉरी पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, पॉइंट पी का पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 50 वोल्ट, 50 वोल्ट. तो और चार्ज दिया हुआ है कितना, 2 कूलम. चार्ज 2 कूलम को ला रहे हैं कहां से, इन्फिनिटी से.
तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो V इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज लिखो। P की जगह 50 वोल्ट, वर्क डन हमें निकालना है, चार्ज 2 कूलम, वर्क डन कितना करना पड़ा? 100 जूल। समझ में आ रही बात? एक क्वेश्चन लिखिए, if 30 joule of, next question, if 30 joule of work done is needed to bring from point P to Q, if कितना बोले 50 जूल Q इज इक्वल टू N इंटू E, अगेन हाफ कर देंगे, रुक जाओ अभी कर देते हैं। क्या क्वेश्चन बोले? If 50 joule of work done is needed to bring unit positive charge या 1 coulomb charge from point P to Q, then calculate the potential difference between point P and Q। इस क्वेश्चन में वर्क डन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट्स हैं, कौन कौन? P और Q। P से Q एक कूलम चार्ज को ले गए, कहां से? P से Q तक, तो वर्क डन कितना करना पड़ा? 50 जूल, यानी कि 50 जूल वर्क डन हो रहा है, कितने कूलम चार्ज को ले जा रहा है? तो 1 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q वर्क डन बाय चार्ज, यानी कि 50/1, यानी कहने का मतलब 50 वोल्ट। सही है जी? नहीं, एक क्वेश्चन और लिखो, calculate the amount of charge, calculate the amount of charge if calculate the amount of charge if potential difference between 2 points, potential difference between 2 points is 100 volt and required energy is 25 जूल। एनर्जी यानी कि वर्क डन हमें हो रहा है कितना? 25 जूल, सॉरी 250 जूल ले लो, 250 जूल, यानी कि पॉइंट ए पी से और क्यू, 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई 2 पॉइंट है और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, करने का मतलब हो गया बी पी क्यू दिया हुआ है 100 वोल्ट, और वर्क डन कितना करना पड़ा? तो 250 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है। आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ चार्ज कितना फ्लो किया, कितने चार्ज को हम P से Q पर ले जाएंगे कि वर्क डन 250 जूल हो जाए, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q गिवन है कितना? 100 जूल। तो वोल्टेज बराबर, यानी वोल्टेज बिटवीन P एंड Q यही ना होता है, क्या लिखते हैं? वर्क डन बाई चार्ज। तो ये दिया हुआ है कितना? 100 वोल्ट, और ये कितना है? तो 250 जूल बाई चार्ज हमें निकालना है। Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.5 कूलम चार्ज को ले जाएंगे यदि पॉइंट P से Q तक,
जिसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू दिया हुआ है आपको 100 वोल्ट, और पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक, इसका मतलब 2.5 कूलम चार्ज को ले जाएंगे, तो आपको जूल वर्क डन करना पड़ेगा। नहीं समझ में आएगा? क्लियर है? फिर देखिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग करंट पे। करंट वाला फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े अभी कि Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। Q क्या है? तो अमाउंट ऑफ चार्ज है। ये कैसे कैलकुलेट, किस बात पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन पे। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा, 9th में पढ़े थे, एब्सोल्यूट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि नंबर ऑफ, मान लीजिए कि एक कंडक्टर है और इसमें आप 1000 एक इलेक्ट्रॉन को आपने पास कराया, एक इलेक्ट्रॉन को पास कराया गया इस कंडक्टर से, मूव कराया गया। तो इसमें करंट की इंटेंसिटी आप देख लीजिए, करंट इज इक्वल टू, हम लोग क्या फॉर्मूला क्या लिखे हैं, चार्ज बाई टाइम, या चार्ज की जगह एन इंटू ई पुट करते हैं तो एन इंटू ई बाई टी भी लिखा जा सकता है। E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, चाहे एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। अब यदि इस कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज पास कराएं तो अमाउंट ऑफ नंबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इंटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी कि चार्ज कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यदि एक इलेक्ट्रॉन पास होने के बजाय हम 1000 इलेक्ट्रॉन पास कराएं तो 1000 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन चार्ज पास किया। तो यहां पर चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा 30 खत्म, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 कूलम लिखेंगे यार, 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर माइनस 9 ऐड करो, 3 प्लस माइनस 19 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, 1000 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे अमाउंट ऑफ चार्ज। यदि यहां पर आपको 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पास कराया जाए, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास कराए गए, 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पास कराया हमने कंडक्टर से, कितने सेकंड, 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स पास कराए, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो नेट चार्ज यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर प्लस 10, 10 टू द पावर 10, 10 टू द पावर माइनस 19, घटाओ कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। सही है, समझ में आया? तो ये क्या है यहाँ पर, ये क्वांटिटी 1 या 1000, ये क्या है, एन ही तो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो है, और ये क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। हम 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ना लेकर के सिर्फ ई लिखा, एन इंटू ई बराबर क्या मिला, चार्ज मिला, और क्या मिला, ये फॉर्मूला हमें मिला, एन इंटू सी इज इक्वल टू, अरे भाई जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास करेंगे चार्ज का अमाउंट उतना ज्यादा होगा। अब डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा एक सेकंड में, जितना ज्यादा होगा चार्ज का अमाउंट भी उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है, समझ में आया? ये सब लोगों, अभी एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, कैलकुलेट द amount of electric current
calculate the amount of electric current if 10 to the power 20 electrons, 10 to the power 20 electrons are passing through a conductor. 10 to the power 20 electrons passing through a conductor in 1 second. टाइम दे दिया गया 1 सेकेंड। तो इंटेंसिटी ऑफ करंट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला देख I इज इक्वल टू एन इंटू पी बाई टी। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो चार्ज एन इंटू पी से निकल जाएगा, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ I इज इक्वल टू आई ही ना निकालना है एन इंटू ई बाई टी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, तो 10 टू द पावर 20 और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 1 सेकेंड। तो अभी कैलकुलेट कर लो 10 to the power 20, 10 to the power minus 19 यानी 1.6 into 10 आएगा ना। 20 में माइनस 19 घटाओगे, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 पड़ेगा, ये कैंसिल, यानी कि 16 एम्पियर का करंट इससे पास करेगा। क्लियर हुआ? अब मान लीजिए कि आपको कह दे कि इफ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि if amount of current passing through a conductor is amount of current passing through a conductor is 5 ampere, calculate the number of electron passing through the conductor। इस बार number of electron निकालना। calculate the number of electron passing through a conductor in 10 seconds। 10 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, तो टाइम दे दिया गया 10 सेकंड और हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एन का वैल्यू। एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी लगाएंगे। आई इज इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी। आई पता है, टी पता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन तो हमें फिक्स्ड है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। एन का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, नहीं क्या थोड़ी है। आई हो गया 5, एन हमें निकालना है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, टी का वैल्यू 10। 10 यानी कि ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 ऊपर जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। एक्सपोनेंट में हम लोग पढ़े हैं तो ये माइनस 1 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 यानी कि 5 इज इक्वल टू 1 एन इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। तो n का वैल्यू यहाँ क्या निकल जाएगा, 5 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, सॉरी माइनस 20 नीचे रखेंगे, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो माइनस 20 किसमें कन्वर्ट हो, 10 टू द पावर 20 में। इसका पॉइंट घटा दो और एक जीरो लगा दो और डिवाइड कर लो, जो आएगा तुम्हारा वो आंसर होगा। 8 हो गए तो ये 8 और नीचे ऊपर 25, 8 तरीके 24, 1 10, 8 हुआ 2 20, 8 4 यानी कि 3.125 इंटू 10 टू द पावर 20 इलेक्ट्रॉन निकला। कैलकुलेशन मिला लेना है एक बार, यदि मेरी गलत हो कैलकुलेशन तो आप लोग सही करेंगे, कर लिख के रखिएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, मान लिया जाए कि क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए
calculate the number of electron passing through a conductor if 1 ampere of current passing through that conductor for 1 second. क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर से पास कराए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो करंट भी आपका 1 एम्पियर है और टाइम भी 1 सेकंड ही है। 1 सेकंड के लिए किसी कंडक्टर से पास कराया गया, जस्ट 1 सेकंड। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे पास करेंगे। तो भैया I इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम, चार्ज n इंटू ई बाई टी लिखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो n को सब्जेक्ट बना दो, I इंटू टी बाई ई। n का वैल्यू कैलकुलेट कर जाएंगे, n इंटू 1 इंटू 1, टाइम भी 1, करंट भी 1 और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 10 टू द पावर माइनस 19। अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालें तो 10 टू द पावर 19 माइनस 19 को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 और अपॉन 1.6। पॉइंट हटाएंगे यहां से बराबर, यानी कि 10 बाई 16 इंटू 10 टू द पावर, एक जीरो इसमें ले लो, यानी कि इसको हम लोग कर दिए 100 इंटू 10 टू द पावर 18 बाई 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कटेगा, 4 टाइम्स में ये कटेगा, n इज इक्वल टू 24 बाई 25 बाई 4, यानी कि कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। है क्या 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन्स करने का मतलब ये फिगर आपको याद रखना है, हो सके तो याद रखना। यानी कि किसी भी कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट पास कराएं कितने देर के लिए, तो 1 सेकंड के लिए। तो इसमें देख लो कितना इलेक्ट्रॉन पास किया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स पास करने का मतलब हो गया कि ये बिलियन ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन विद इन अ सेकेंड किसी कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो गए। समझ में आ रही बात। यहाँ पे एक चीज और मैं बता, एक क्वेश्चन इस पे लेना चाहूंगा कि इस फिगर को आप लोग याद रखें। आगे रेसिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ना है, और आपको कुछ एक जगह पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट केमिस्ट्री में मिलेगा पढ़ने के लिए। तो अभी तो फिजिक्स में ये दो टॉपिक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में, जबकि मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट फिजिक्स में आता है, इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ। आज आप लोग यही रहने दीजिए, आज की कहानी यही तक। नेक्स्ट डे फिर ओम्स लॉ है, इस पे एक दो क्वेश्चन और लिया जा सकता है, क्वेश्चन हम कराएंगे लास्ट। जस्ट सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि फॉर्मूला रिवाइज होता रहे और उस पे प्रॉब्लम कैसे आते हैं
एक स्पेसिमेन आपको मिल गया। लास्ट में क्वेश्चन होगा, वो आधार होगा। ठीक है, किसी का प्रॉब्लम है क्या? थैंक यू सूरज, वेरी गुड देव। हाँ, प्रेजेंस दिखाओ यार, जागृति नहीं दिखा रही हो, क्या बात है भाई, क्या इरादा है? अपना प्रेजेंस जरूर दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज। ऐसे जितने भी लोग हैं, अपना प्रेजेंस दिखाइए, नाम ही लिखो या फिर कोई इंडिकेशन दो कि मैं प्रेजेंट हूँ। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तुम